मंच पर और इस वक्त जेपी नड्डा दिल्ली में कुछ कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर में, सुन लेते हैं। बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को तो जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को मंच से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर है। इंतजार हो रहा है कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करें यहाँ मंच से। आज क्या संदेश देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि एनडीए को बहुमत मिला है और एक बार फिर से वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बार चुनावों में जो एक बड़ी तस्वीर उभरी है वो ये कि विपक्ष 2019 से काफी मजबूत हुआ है। विपक्षी गठबंधन यानी INDIE अब तक 228 सीटें जीत चुका है और कुल 233 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कि अब कंफर्म रिजल्ट जो रह गए हैं वो केवल और केवल
कुछ ही सीटों पर रह गए हैं। 5 सीटों पर विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है और 5 सीटों पर ही एनडीए आगे चल रही है। ये सीटें जो है 10 सीटें जब इनका निर्णय आ जाएगा तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि पूरे देश की 543 सीटों पर जनता ने क्या मैंडेट दिया है। अदर्स के खाते में 18 सीटें जा चुकी हैं। 292 233 सीटें इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये टैली। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, ओवरऑल भारत की बात करें तो विपक्षी गठबंधन ने 2019 से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि जो मेजॉरिटी है वो अब भी एनडीए के साथ है, लेकिन फिर भी अब लोकसभा की तस्वीर वैसी नहीं रहेगी। अब आगे के लिए आप लोगों का क्या विचार है? आगे के लिए आपने क्या सोचा है? बहुत सारे वायदे आप लोगों ने भी किए हैं, बहुत सारे दबाव आप भी सरकार पर बनाते आए हैं। जी बहुत बहुत आभार आस्था जी, और आभार आप सभी का कि आप लोगों ने हमें सुना और हमें बोलने का मौका दिया। और एक बात तो साबित हो गई है, अयोध्या वासियों ने साबित कर दी। जहां की रैलियों में प्रधानमंत्री जी धर्म की बात करते थे, हिंदुओं की बात करते थे, सनातन धर्म की बात करते थे, वहां तो साबित हो गया कि झूठ और झूठ के दम पे खेल जाए राजनीति चलने वाली नहीं है। यश मालवीय जी जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने अभी 4-5 घंटे पहले एक कविता लिखी है, छोटी सी 4 लाइनों की, मैं बोल देती हूँ उसको, कि सोने की लंका जली, मिटी दैत्य की साख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख। जो अहंकार था, जो अहंकार इस देशवासियों के बेरोजगारी, असुरक्षा और उनके महंगाई पे नहीं दिख रहा था, दूध का दाम कल बढ़ा दिया गया, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, ये अहंकार था, ये दर्प था। आस्था जी, हम कैसा कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, बदलाव हो रहा है, जरूरी ये है कि जिस देश की जनता बदलाव चाह रही थी, क्योंकि वो सच में परेशान है, वो त्रस्त है। अमेठी में आपने जिस तरह से हुंकार भरती हुई एक ऐसे केंद्रीय मंत्री को देखा था जो मात्र राहुल जी के नाम पे चुनाव लड़के अपना नाम बनाती थी, गायब हो गई ना। एक साधारण से कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया। अयोध्या की आपने हालत देख ली। अभी बांसगांव में सिर्फ 100 कुछ नंबर से 103 या 120, मुझे करेक्ट नहीं पता है, जिसपे हमें हार दिलाई गई है, और शायद हम जाएंगे रिवोटिंग के लिए वहां पे की काउंटिंग फिर से। कितना कम मार्जिन और किस तरह से स्पीड धीमी कर दी गई जैसे ही मैंडेट हमारी तरफ आ रहा था। लेकिन हम बहुत उत्साह में हैं, हम जानते हैं कि सच बोलने वालों के साथ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। इस देश की जनता ने उस अहंकार पे, उस दर्प पे, उस मंच, सजे हुए मंच को ये बता दिया है कि जनता की सरकार बनती है, उस दर्प की नहीं बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों के चैनल पर लोग बैठते हैं, हमें बोलने का मौका मिलता है, तो आप लोग उस स्तंभ के रूप में काम करते आए हैं और आप करते रहेंगे। लेकिन इनको मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है। ये 400 के पार के नारे पे थे। मैं पूछना चाहूंगी वो 400 पार का नारा गया कहां? आप जानती हैं इस देश में कर्नाटक में एक ऐसा व्यक्ति जीता है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसके ऊपर यौन शोषण का और बलात्कार का आरोप है। और सोचिए, इस देश में लगातार हम यही कह रहे हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को जिता के सांसद बना दें, ऐसी सांसद इस देश में बन रही है जिनको ये पता नहीं कि देश स्वतंत्र कब हुआ है। देश की स्वतंत्रता को 2014 में लाने वाली व्यक्ति सांसद बन जा रही हैं। तो अभी भी लड़ाई हमारी जारी है और लड़ाई हमारी जारी रहेगी आप लोगों के सहयोग से, और उस दर्प पे हम चोट करते रहेंगे। अभी मुझे बोलना था और नड्डा जी आ गए तो मैं बीच में चुप हो गई थी। लेकिन जानती हैं, ये संविधान का अधिकार है कि हर व्यक्ति को समान, नड्डा जी बोले उस बीच में मुझे रोक दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। भाई नड्डा जी अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं भी भले ही इस देश की अदना नागरिक हूँ, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है। तो ये बहुत जरूरी है सुधा जी। इसीलिए मैंने आपको अलग से वक्त दिया, और कोई पैनलिस्ट आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा और ना मैंने आपको टोका, क्योंकि नड्डा जी जो है वो इस वक्त लाइव फीड में थे तो उनको रोका नहीं जा सकता था। आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ी हैं, 2 वे कम्युनिकेशन में है, इसलिए मैंने आपको अलग से समय दिया। आभार आपका जी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल कि अब आप लोगों ने जो जातिगत जनगणना का वादा किया, आप लोगों ने ओबीसी आरक्षण की जो बात उठाई, अब उसको लेकर आप आगे क्या करेंगे? क्या अब उस वादे को पूरा करेंगे? अब वो तब संभव है जब आप सरकार बनाएं। मौजूदा सरकार से अगर आप ये पेशकश करते हैं तो क्या आपको लगता है इस पर सहमति होगी? क्योंकि वो तो खुले तौर पर इसका विरोध करते रहे। बहुत बेहतर हो जाएंगी, और हम जो उम्मीद कर रहे हैं, अभी आपने खड़गे जी को सुना, आपने राहुल जी को सुना, कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि क्या अगर भाजपा को नहीं मिल रही है इतनी सीटें जितने एक बहुमत की तरफ जाती हैं, तो उनके चीजें कैसी होंगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम उस पर देख रहे हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उन्होंने बात भी इस पे की है,
उस पर राय शुमारी की जाएगी, देखा जाएगा कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जनता के अधिकार की बात करना सबसे जरूरी है और वही हमारे लिए सबसे प्रमुख काम है कि जनता की आवाज सदन तक निकले और सदन में पहुंचे और उनकी आवाज पे काम हो। और हम उसकी पूरी कोशिश, क्योंकि इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा आस्था जी। ये चुनाव अगर हमें सिर्फ पैसे से लड़ना होता तो शायद न लड़ पाते, लेकिन जनता ने सहयोग किया था कि वो जानती थी कि उनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जाति। मैं हमेशा कहती हूँ कि वंचित अगर कोई है, चाहे वो किसी वर्ग का है, अगर उसको अधिकार नहीं मिले हैं तो देने में दिक्कत क्या है। हम जाति प्रमाण पत्र पे अपने किसी भी फॉर्म पे रखते हैं ना कि हम कौन सी जाति के हैं, धर्म क्या है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हम भरते हैं, फिल करते हैं। तो काउंटिंग करने में क्या दिक्कत है, उसको बताने में दिक्कत क्या है। जो चीज नहीं हुई है अगर उससे कुछ बेहतरी हो सकती है, करने में दिक्कत क्या है। मुझे नहीं, हमें नहीं, हमारी हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आपको जनता के हित में काम करने के लिए सदन में बिठाया गया है। आपको नए नए सदन बना के या नए नए मंचों पर बैठ के घूमने के लिए नहीं बनाया गया है। तो कौन किसके हक में कितना काम करता है, इसके लिए सरकार बनाई जाती है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमारी सत्ता बनती है तो वो काम जल्दी पूरा हो, और अगर हम विपक्ष में बैठते हैं तो कैसे हम वो काम करा, क्योंकि हम विपक्ष में जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, ये लोग हमेशा बोलते हैं कि आपने भी, कई लोगों ने, कई एंकर बोलते हैं कि सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होके जाती है। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमने कितना बेहतरीन, अयोध्या ने बता दिया इनको कि रास्ता बिल्कुल वहीं से जाता है। और जो अहम था, कर्नाटक में दिखा था चुनाव में कि भगवान राम को बच्चा बना के मोदी जी लेके जा रहे थे, तो भगवान ने दिखा दिया कि उनको लाने वाला कोई नहीं, वो इस दुनिया को चलाने वाले हैं। उन्होंने इस देश में, इस चुनाव में साबित कर दिया। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता। रमाकांत जी, आप देखिए, विपक्षी गठबंधन जो मजबूत होकर उभरा है वो इस बात से पीछे नहीं हट रहा कि यदि सरकार बनाने जैसी परिस्थिति होती है तो वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए भी तैयार है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 287 आपके पास, 229 उनके पास। अभी वैसे 10 सीटों पर जो रुझान चल रहा है वो आना बाकी है, और कुछ अलायंस पार्टनर आपके जो पूर्व में उनके भी पार्टनर रह चुके हैं, जैसे जेडीयू है, जिस तरीके से टीडीपी है। तो अब मुझे बताइए कि क्या 10 साल बाद ये देश कहीं कोई खिचड़ी सरकार की तरफ तो नहीं चला जाएगा? यूं तो ये जनादेश है, जनता की इच्छा है, पर लेकिन एक स्थिर सरकार इस देश को मिले, ये भी तो प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए एक स्थिर सरकार की। अभी मैं सुधा जी की बात सुन रहा था, इनको ये खुशी नहीं है जो कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया, इनको ये खुशी है क्योंकि ये राजनीतिक सब कहीं पे भी मुझे फिट नहीं बैठता। अगर एक पड़ोसी का, अगर कोई दुर्घटना के अंदर में उसको कुछ क्षति हो जाती है तो पड़ोसी के लिए इसलिए खुश होता है कि उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो बड़ी खुशी होती है उनको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बात कह रही है कि अहंकार था, पता नहीं क्या क्या शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर में हार और पराजय या जय निश्चित तौर पर ये लगा रहता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, चाहे आप देखेंगे केंद्र के अंदर पे हो, 55-60 सालों से जो कांग्रेस सत्ता में रही, और वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत में भी रही, गठबंधन में भी रही। उनको इस बात की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है जो कि 100 से नीचे आज अगर 99 पर में कांग्रेस सिमट गई है, तो उनको इस तरह से खुशी हो रही है जो पता नहीं उन्होंने कौन सा ऐसा माइलस्टोन हमने हासिल कर लिया। आज अगर नड्डा साहब के अगर वक्तव्य के ऊपर में कुछ देर के लिए इंटरप्ट हो गया, उनको तकलीफ हो गई, आज अगर राहुल गांधी जी भी अगर कहीं पर वक्तव्य देते रहते तो इंटरप्शन होती, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो इस तरह से जिस तरह की जो सोच रख रही है कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी दल जो भी है, इस तरह का जो सोच है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा का विषय है। और निश्चित तौर पर इसीलिए लोकतंत्र के खतरे को देखते हुए जनता ने जिस तरह से 2014 के बाद जो मैंडेट दिया, ये वही वजह थी। हाँ, ये जरूर है जो कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, क्योंकि हमें जो उम्मीद थी वो नहीं हम उसके ऊपर में खड़े उतरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ और प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो देश का विकास है और विकसित भारत की जो एक हमने परिकल्पना कर रखी है वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए नजर आती है। लेकिन अब फैसले लेना क्या उतना आसान होगा रमाकांत जी? अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात थी, सीधे तौर पर स्टैंड पता है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आप लोग इसे कराना चाहते हैं। अब जो आंकड़ा आपके पास है, बहुमत भी है, लेकिन आंकड़ा आप देखिए अपना भी और विपक्ष का भी, क्या ये अब आसानी से संभव होगा? बिल्कुल आस्था जी, बिल्कुल संभव होगा, क्यों ना संभव होगा। जो व्यक्ति या जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ऐसे फैसले जो देश के हित में होगा वो कहीं ना कहीं उसका साथ देगी।
जहां तक एनडीए की बात है, अभी राहुल गांधी जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सरकार बनाने के लायक अपने आप को कहीं ना कहीं स्पेस देने का प्रयास कर रहे थे। कल मीटिंग में पता चलेगा जो किसको हमने नए गठबंधन में जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है, ये सारी संभावनाओं को उन्होंने खोल करके रखा हुआ है। निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक पार्टी अगर है और अगर उसको कहीं ना कहीं संभावना लगती है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये भी संभव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एनडीए अभी पूर्ण बहुमत के साथ है और एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में भी अपने पूर्ण विश्वास के साथ, अपने कुशल नेतृत्व के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। दूसरी बात आपने कहा जो फैसले में, कहीं पे भी फैसले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो मैनिफेस्टो में भी ले रखा है या हमने जो लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र में जो विश्वास रखने वाले हैं या देश की जनता के साथ जो हमने कमिटमेंट कर रखा है, वो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल उसको साकार करेंगे। इसमें न पार्टी का कोई फैसला हमें आएगा, ये कहीं कुछ ऐसा कुछ संभावना नहीं बनती थी। ठीक है, फराज किदवई जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। फराज जी, आपसे सवाल यही कि कुछ देर पहले ऐसी चर्चा चली, सोर्सेस से खबर आई कि सरकार बनाने जैसी परिस्थिति अगर होती है विपक्षी गठबंधन के पास, तो 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। और ये भी चर्चा की डिप्टी पीएम का पद नीतीश कुमार को ऑफर भी किया गया है। अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं दिल्ली रात तक, कल मुलाकात है गठबंधन दलों की। वो संभावनाओं का पूरा खेल है और इसमें किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा 2 चीजों के लिए। एक तो ये है कि इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड डिबेट आप करा रही हैं। मैं लगभग 3-4 डिबेट रोज कर देता हूं, 2-3, और बहुत कंफर्टेबल डिबेट करा रही हैं आप। पहली बात तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और दूसरी बात यह है कि आपने कम से कम ऑपोजिशन की जो सीटें बढ़ी हैं उसको आपने रिकॉग्नाइज किया, वरना मैं दिन में आज करीब 10-12 डिबेट्स में था। कोई बीजेपी को ज्यादा बताने के लिए उड़ीसा को ले आता है बीच में, कोई ये कहता है कि उनको क्लियर मैंडेट तो मिल गया, कोई ये कहता है साहब आप कांग्रेस जो है वो 99 सीट खाली जीती है। तो क्या है कि आपने कम से कम रिकॉग्नाइज किया, इसका बहुत बहुत आपको किदवई साहब, जो जनता का फैसला है उस पर आंखें थोड़ी मूंदी जाती हैं। यहाँ न्यूज़ 18 पर, मेरे शो पर हम सबकी बात सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात यह है कि देखिए इनके पास क्लियर कट बहुमत आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम खुश क्यों हैं? हम खुश इसलिए हैं कि अहंकार टूटा है। 400 सीटें, 370 सीटें, तो ये, और जो प्रधानमंत्री जी की भाषा हो रही थी कि गांधी जी के बारे में लोगों को तब पता चला जब गांधी पिक्चर आई। अरे साहब, तो क्या चांद के बारे में तब पता चला जब चौधरी का चांद मूवी आई? मतलब गांधी जी को आपने गांधी जी के पिक्चर से कंपेयर कर दिया। प्रधानमंत्री जी जो है वो कभी कहते थे कि आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, कभी मीट बोलते थे, कभी मछली बोलते थे, कभी आपकी भैंस छीन ली जाएगी, और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी मुजरा तक के आ गए थे। तो ये जो अहंकार था, ये टूटना जरूरी था लोकतंत्र में। आस्था जी, वो इनका टूटा है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकतंत्र का हम लोगों ने 2024 में एक दुर्भाग्य देखा कि लोकतंत्र में की फसल जिस खेत में लहलहाती थी, उस फसल की रखवाली करने के लिए हम लोगों को 5 दिन तक खुले आसमान के नीचे हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठना पड़ा है। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने कहा कि वो जो भी इनकी सीटें, बात कही उन्होंने कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। अरे साहब, मैं कर देता हूं 2 मिनट में समीक्षा। आप सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके देश की जनता से माफी मांग ली है कि जो आपने नोटबंदी की और पूरे देश को लाइन में लगा दिया, और जो कैश इन सर्कुलेशन था वो 17.2 लाख करोड़ से बढ़कर के 32 लाख करोड़ हो गया। तो आपको उस फैसले के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी माफी आप मांग लीजिए देश की उस गरीब जनता से जिसकी IC 360 सर्वे जो हुआ था पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी के द्वारा, उसमें जो सबसे गरीब 20% लोग हैं उनकी इनकम पिछले 9 साल में 53% से कम हो गई आस्था जी। और जो देश का, बस 20 सेकंड, जो देश का लोअर मिडिल क्लास है उसकी भी इनकम 32% से कम हो गई। मजदूर भाइयों का जो रियल वेजेस था वो 2004 से 2014 में लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2014 के बाद से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लेबर ब्यूरो का डेटा है, लगातार कम होता चला गया है। तो ये समीक्षा 4-5 पॉइंट है, इसकी समीक्षा कर लीजिए कि आपने देश का बंटाधार कर दिया। बिल्कुल।